ठीक है। तो देखो, स्वास्थ्य के कार्यकर्ता और अब जितने भी स्वास्थ्य के कार्यकर्ता हैं, चाहे एएनएम हो, चाहे आशा हो, मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर हो, हम लोगों ने पिछली क्लास में जहां पर सब सेंटर के बारे में, है ना, जहां पर सब सेंटर के बारे में बताया था कि सब सेंटर क्या है। ठीक है जी। जहां पे आपको बताया गया था कि सब सेंटर या पीएचसी या सीएचसी हॉस्पिटल, ये जो टॉपिक कराया गया था, इसके अंतर्गत ये बताया गया था कि कितने पॉपुलेशन पे एक एएनएम काम करती है या आशा काम करती है। अब एक नया टॉपिक निकल के आता है उसके बाद कि जितने भी स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं, उन सब के कुछ तो काम होंगे जो उन्हें दिए जाते हैं, और कुछ उनका दायित्व होता है जो उन्हें करना चाहिए, जो उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जैसे जो काम होगा वैसे ही उसका रेस्पॉन्सिबिलिटी आएगी। तो यहाँ पर हम लोग एएनएम के अंदर दो प्रकार से इस चीजों को देख सकते हैं। एएनएम के अंदर दो प्रकार से देख सकते हैं। एक, जब वो सब सेंटर पर ही होती है तो सब सेंटर पे कैसे, और दूसरा, जब वो सब सेंटर से बाहर किसी प्रोग्राम को लोगों तक पहुंचाना चाहती है, तब वो वहां पर आपका आउटरीचिंग के माध्यम से, आउटरीचिंग का मतलब होता है लोगों तक बाहर जाके सब सेंटर पे लोगों तक पहुंच, उसे बोलते हैं हम लोग आउटरीचिंग। तो एक एएनएम के दो प्रकार से रोल देखने को मिल रहे हैं। एग्जाम्पल, आपको पता है कि सब सेंटर ए और बी होता है। नॉर्मल सब सेंटर है और एमसीएच से रिलेटेड सब सेंटर है ना। सब सेंटर ए और सब सेंटर बी। सब सेंटर ए वो सब सेंटर हुआ जो नॉर्मल सारी सुविधाएं, सारे प्रोग्राम लोगों तक पहुंचा रहा है, और सब सेंटर बी जो एमसीएच से रिलेटेड सारे के सारी योजनाओं को या उन कार्यों को, दायित्व को करेगा। दूसरा एएनएम का ये हो गया हिस्सा। दूसरा, एएनएम लोगों तक कोई नया प्रोग्राम जब आएगा, चाहे आप उसकी निगरानी करें, चाहे आप उनके संभालें, कोई भी काम वो सब आप लोगों तक पहुंच के करते हैं, तब वो हमारे आउटरीच के माध्यम से आता है, जिसमें हम लोग एक नई चीज करते हैं, आया इंटीग्रेटेड विलेज और अर्बन हेल्थ एंड सैनिटाइजेशन न्यूट्रिशन डे। सैनिटाइजेशन यानी कि जो आप पर्यावरण स्वच्छता की बात कर रहे होते हो, या आप न्यूट्रिशन के बारे में बात कर रहे होते हो, उन दोनों का मिला के एक छाया इंटीग्रेटेड डे बनाया जाता है ना। ये बताया गया था। अब देखिए एएनएम कैसे काम करती है। अब हमको पता है कि अगर एएनएम को उपकेंद्र पर हम ध्यान दें, तो एक एएनएम 5 से 8 हजार की जनसंख्या पे काम करती है ग्रामीण में, और इसी एएनएम को अगर हम किसी शहरी जनसंख्या में देखें, तो ये अप्रोक्स 10 हजार पर पहुंच जाती है। अब इसका मतलब समझिए, एक एएनएम का जो अगर पूछा जाता है कि एएनएम कितने पे निर्धारित की गई है, एएनएम कितने पर निर्धारित की गई है, तो निकल के आएगा 3 से 5 हजार। मैदानी के लिए 5 हजार होगा और पहाड़ी के लिए 3 हजार होगा। लेकिन अगर ये रूरल एरिया के लिए हो गया, अर्बन के लिए भी है, दोनों इसके अंतर्गत आते हैं। लेकिन अगर जनसंख्या ओवरफ्लो कर रही है, ऐसे में फिर हम इसको बढ़ा के 10 हजार तक कर देते हैं। तो जब दायित्व निभाने की बात आती है, तो बहुत बार जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए हम लोग एएनएम को ज्यादा जनसंख्या के ऊपर रख सकते हैं। इसका मतलब है जब वो अपने किसी प्रोग्राम को करना चाहती है, अपने दायित्व को निभाने की बात आती है, तो शहर में जो भी स्वास्थ्य सेवाएं देनी होती हैं, उनके अगर वो आंकलन करने लगे, अगर उनका आंकलन करने लगे, तो ऐसे केस के अंदर हम शहर में लगभग 10 हजार लोगों पे एक एएनएम को देख पाते हैं। फिर ये आउटरीच सेवाओं को कुछ लेके आती है। अब अभी तक हम लोग आउटरीच में नहीं पहुंचे, लेकिन पहले हम लोग ये देख पा रहे हैं कि हम लोग आउटरीच में जाने से पहले
उसे एक माइक्रो प्लान तैयार करना पड़ता है, एक पूरी चेकलिस्ट की तरह से एक पूरा का पूरा प्लान करना पड़ता है कि हमें वन बाय वन करना करना क्या क्या करना होता है। इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है कोई भी योजना लोगों तक पहुंचाए। अब उसे पहुंचाने का जो प्लान तैयार किया जाएगा उसे कहते हैं माइक्रो प्लान। ये आउटरीच के लिए माइक्रो प्लान है। इससे पहले हम आउटरीच में जाएंगे, किस प्रोग्राम को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट करती है, हमें वो क्या है प्लान रेडी करना पड़ता है। अब इसमें जो नॉर्मल तरीके से और दायित्व हमारे निकल के आता है वो है बदलते हुए मौसम के अनुसार लोगों के अंदर कुछ बदलाव होता है, जिसमें आप लोगों के अंदर कुछ घरेलू उपचार के साथ काम करते हुए देखते हो। उसे ध्यान में रखते हुए कुछ मौसम से बदलती बीमारियां होती है, उन्हें वो क्या कर देता है जी, आगे की ओर सूचित कर देता है कि हाँ हमारे यहाँ पर या हमारे क्षेत्र में कितने लोगों को खांसी है, बुखार है, जैसे कि चिकनगुनिया हो गया, मच्छर काटने से मलेरिया या डेंगू हो गया। वो सब चीज हमें क्या करनी पड़ेगी, आगे की ओर अपने अधिकारी को सूचना देनी होती है। फिर जो कार्य उपकेंद्र पर किए जाते हैं एनम के माध्यम से, उसमें कुछ योजनाएं आती हैं जो हमने बताई थी, जैसे कि जननी सुरक्षा योजना या जननी शिशु सुरक्षा योजना। ये दो योजनाएं हैं जो हम लोगों तक पहुंचाते हैं, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ को ध्यान में रखते हुए, माँ और बच्चे के ध्यान में रखते हुए, और उन्हें हम लोग टीकाकरण करते हैं। साथ में एक परिवार को परिवार नियोजन की सलाह भी देते हैं या सेवाओं को लेके आते हैं। ये वो कार्य हैं जो एनम को हर हालत में करने ही करने हैं, करने ही करने हैं, क्योंकि ये काम उपकेंद्र पर होते हैं, सब सेंटर पे होते हैं। साथ में यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा कुछ गर्भवती महिलाएं होती हैं, इन्हें हमें पहचानना होता है और हमें पता है कि अगर वो हाई रिस्क ऑफ द प्रेगनेंसी में होंगी, तो जो कार्ड हम लोग बनाते हैं, जो आपने देखा होगा जो कार्ड बनाते हैं, उस कार्ड पर रेड कलर की हम लोग को क्या है एक सील लगानी पड़ती है। वो सारा काम एएनएम का होता है। तो ये भी हमें ध्यान में देना है कि जब आप एसएमपी कार्ड बना रहे हो तो उसमें एचआरपी हाई रिस्क ऑफ द प्रेगनेंसी, कौन सी हाई रिस्क प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के दौरान वजन बढ़ रहा होगा, ज्यादा उम्र लेडी की होगी, कमजोर होगी, ऐसे केस में हम लोग क्या बहुत सारी चीजें हैं जो हाई रिस्क ऑफ द प्रेगनेंसी में गिनी जाती है। छोटे बच्चे के लिए हमें देखभाल और प्लस उसके स्तनपान के ऊपर हमें परामर्श देना होता है कि कैसे आप कंगारू मदर केयर को लोगों तक पहुंचा सकते हो, कैसे एक लेडी को कंगारू मदर केयर के हिसाब से अपने बच्चे को दूध पिलाना है, कैसे उसको बच्चे को संभालना है, वो सारी की सारी तरीके हम लोग सिखाते हैं। प्लस जो आशा या आंगनवाड़ी भी काम कर रही होती है उनको भी हम लोग को क्या है तकनीकों में उनका सहयोग लेना या उनका सहयोग देना होता है। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे बीमारियां हैं, उन बीमारियों में हमें नहीं पता, चाहे वो आपके संचारी हो या आपकी गैर संचारी हो, दोनों ही माध्यम से हमें क्या फॉलोअप भी करना होता है। अब ये तो हमें चीजें समझ में आती है कि हाँ एक एनम माँ, उसका बच्चा, हस्बैंड वाइफ, परिवार और एडोलोसेंस एज हो, पर्यावरण से संबंधित हो, इन सब पे काम करना ही होता है। इम्पोर्टेंट ये भी है कि हम जब ये प्रोग्राम या हम लोगों तक ये अपने कार्य को कर रहे हैं, दायित्व को निभा रहे हैं, तो जो हम कर रहे होते हैं वो हमें लिखना भी होता है। तो इसे लिखने के लिए एक डिजिटल एप्लीकेशंस काम करती है या डिजिटल बेस बनाया जाता है। आपको एक रिकॉर्ड रखना पड़ता है, उसे बोलते हैं डिजिटल रिकॉर्ड, है ना। डिजिटल रिकॉर्ड का मतलब है डिजिटल रिकॉर्ड। अब देखिए, अगर आपने डिजिटल रिकॉर्ड नहीं रखा और आपको रिकॉर्ड देखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, रजिस्टर उठाना पड़ेगा, सीधी सी चीज। लेकिन अगर हम लोग इसे डिजिटल ही कर दें तो डिजिटल से एक चीज हमें कंफर्म हो जाती है कि ये हमें क्या करेगा, रियल टाइम दिखाएगा, रियल टाइम दिखाएगा कि अब तक का डाटा अपडेट क्या है। उसे ध्यान में रखते हुए कुछ रजिस्टर्स बनाए गए जो आपको पहले से बताए गए हैं, बहुत सारे रजिस्टर्स हैं 2012 के हिसाब से जो चेंजेस हुए हैं उनके प्रोटोकॉल्स के हिसाब से। इसमें यूविन है, ई कवच है, आरसीएच पोर्टल है। अब आरसीएच पोर्टल है तो आरसीएच पोर्टल पे अनमोल एक एप्लीकेशन होती है जिसके माध्यम से आरसीएच पोर्टल पे होता है
जब एक प्रेग्नेंट लेडी अगर आपके उपकेंद्र पर आती है तो आपको उसको क्या करना है, 3 महीने के अंदर अंदर उसका पंजीकरण करना है, और पंजीकरण को अपडेट करना है आरसीएच पोर्टल पे। सारी चीजें आरसीएच पोर्टल पे अपडेट होनी है। डिजिटल एप्लीकेशंस का इस्तेमाल होगा, यूविन और ई कवच का। किस किस चीज के लिए वो हम लोग आगे बात करने वाले हैं। और ये हर माह की 15 तारीख तक हमें रिपोर्ट क्या करनी है, ब्लॉक को देनी होती है, ताकि उपकेंद्र से पता चले कि उपकेंद्र किस तरह से अपने कार्यों को कर रहा है। तो ये वो कार्य हैं जो एएनएम को करने यानी कि उपकेंद्र पर होते ही होते हैं, है ना। अब दूसरी चीज आ जाती है आउटरीच, यानी कि आप घरों घर जाओगे, है ना। आपको क्या करना है, घर घर जाना है। और आप घर घर कैसे जाते हो, जब आप होम विजिट करते हो, सीधी सी चीज है, जब आप होम विजिट करते हो। अब होम विजिट तो एक तरीका है लोगों तक पहुंचने का। इसमें एक और चीज आ जाती है, उसे बोलते हैं पीएलए, जो लोग आपके साथ मिलके आपकी मदद करते हैं, जिसमें आपको क्या करना होता है, गांव के प्रधान हो या वहां के लोगों को भी अपने साथ काम करना होता है। ठीक है। तो इसी में ही क्या है, एक नई चीज आई है, वो है आपकी फायर इंटीग्रेटेड ग्राम या शहरी स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण दिवस। ठीक है, ये वो दिवस है, ये वो डे है जो हम लोग मनाते हैं। अब इसकी खास बात ये है कि अगर आप इसे गांव में कहें तो 1,000 जनसंख्या को कवर करेगा, अगर आप इस शहरी करें तो 2,500 जनसंख्या करेगा। तो प्रोपोर्शन बदलेंगे। एनम कितने कैंडिडेट पर, कितने पॉपुलेशन पर निर्धारित की जाती है, आशा कितने पे की जाती है, जब आप कोई प्रोग्राम कर रहे होते हो तब कितने पे निर्धारित की जाती है। तो ये आपको समझना है कि एक एएनएम को कितने उस पर रखना है। तो जब ये प्रोग्राम हो रहा होता है तो इस प्रोग्राम में ना 1,000 के स्लॉट बनाए जाते हैं, कि 1,000 गांव में और शहर में 2,500 के स्लॉट बना दिए। तो उन पे हम लोग एक एएनएम को निर्धारित करते हैं। लेकिन वैसे तो 5,000 पे है, तो 5,000 जनसंख्या के लोगों को 5 बार हमें क्या करना पड़ेगा जी, प्रोग्राम में बुलाना पड़ेगा। राइट, 5,000 को बुलाना पड़ेगा। तो अब इसमें मान सकते हैं कि एक वो स्लॉट हुआ 1,000 का, जो क्या कर रहा है जी, आ रहा है, आपके पास आ गया। लेकिन 4 स्लॉट वो बचेंगे, 4 स्लॉट वो बचेंगे जो क्या होंगे आपके, जिनके पास आपको बाद में, प्रोग्राम के बाद में इन तक क्या करनी है जी, इन तक आपको पहुंच बनानी है। राइट, इन तक आपको क्या करनी है, पहुंच बनानी है। ठीक है, इन तक आपको क्या करनी है जी, पहुंच बनानी है। तो इन तक क्या करनी है, आपको पहुंच बनानी है। पहुंच कैसे बनेगी, पहुंच कैसी बनेगी, पहुंच कैसी बनेगी, पहुंच बनेगी आपकी आशा के माध्यम से, आंगनवाड़ी के माध्यम से। ठीक है, किसके माध्यम से बनेगी, आशा और आंगनवाड़ी के माध्यम से। तो सोच के देखें, जब आप प्रोग्राम करने वाले हो तो उससे पहले आपको आंगनवाड़ी से डाटा लेना पड़ता है। आप पहले डाटा ले लेते हो, उसके बाद में आप इस तरह का कोई प्लान करते हो। अब ये प्लान हर महीने में आयोजित होगा, और हर महीने के अंदर बुधवार या शनिवार को होगा। अब बुधवार या शनिवार को अगर हम लोग देखें तो इसका पहला एक इंपॉर्टेंट रूल है, वो है माह के प्रथम बुधवार को, प्रथम बुधवार को होगा, जो कि स्पष्ट है उपकेंद्र पर होगा। अब हम इसके बाद में कहीं और पर भी जा सकते हैं, जैसे कि हम अगर सोचते हैं कि यार इसे हम कहीं और भी करना चाहते हैं, तो हम फिर इसे क्या कर सकते हैं, आगे भी जा सकता है। जैसे कि आरोग्य मंदिर है, अगर आपको नहीं पता तो आप आरोग्य मंदिर पे भी जा सकते हो कि हाँ, वहां पर हम इस प्रोग्राम को कर लेते हैं। फिर अगर आप वहां से और जाना चाहते हैं, कोई स्कूल हो, आप वहां पर भी कर सकते हैं। जहां पर आप इतने लोगों को संभाल सकते हैं वो सारे के सारे एरिया आप कवर कर सकते हैं। ठीक है ना, पंचायती घर होता है, ऐसी जगह पे हम कर सकते हैं। तो इसमें आखिर है क्या, इसके अंदर इंपॉर्टेंट है जिन्हें हम कवर करते हैं इस रूल के माध्यम से। और ये होता है RMNCHA, है ना। ये होता है RMNCH+A, फॉर एडोलसेंस, R फॉर रिप्रोडक्टिव हेल्थ, M फॉर मैटरनल हेल्थ, N फॉर न्यूनेटल, CH फॉर चाइल्ड हेल्थ, A फॉर एडोलसेंट हेल्थ। तो हम कितने लोगों की स्वास्थ्य के बारे में बात करेंगे, हम इन सब के स्वास्थ्य के बारे में बात करते हैं इस प्रोग्राम के माध्यम से। ठीक है ना। एक और इम्पोर्टेंट चीज आती है कि भाई आप कहाँ पर
इनको क्या कर सकते हो भाई, आप कहाँ पर आप इसे काबू कर रहे हो वो तो ठीक है, लेकिन आप किन के लिए करना चाहते हो? तो ऐसे लोग जो ईंट के भट्टों पे रहते हैं, या कोई मजदूर सहित लोग हैं, या ऐसे लोग जो बाहर से आके रहते हैं, या ऐसे लोग जो उनको जरूरत है, जैसे कि जो हाई रिस्क ऑफ द एरिया में रहते हैं, वो सब चीजें क्या है, इन लोगों के लिए हम लोग कर रहे होते हैं आउटरीच। हमने पहले लोगों को बुला लिया, लेकिन बुलाने के बाद, प्रोग्राम के बाद जो समय बचा, वो हम उन लोगों में भी आउटरीच करने लगते हैं, या उन लोगों को भी हम इनमें टारगेट करते हैं। तो ये वो एरिया है जो शहर के अंदर बहुत बड़े स्लम एरिया में गिना जाता है। सीधी सी चीज है, एक स्लम अगर शहर में गिना गया तो वो एरिया है जो बाहर से माइग्रेट करता है, आके रहता है। और जैसे मैंने आपको बताया कि आप इसे उपकेंद्र के साथ साथ आरोग्य मंदिर पे भी ले सकते हो, हेल्थ एरिया है, आंगनवाड़ी क्षेत्र है ना, पंचायत भवन है, विद्यालय है, उन सब जगह पे आप इन्हें कर सकते हो, जहां पे आप इन लोगों को कंज्यूम कर सकते हो। तो यहाँ पर हम एक चीज देख पा रहे हैं, जब आप प्रत्येक माह में उपकेंद्र पर ये कर रहे हो, तो आपको क्या करना होता है, प्रोग्राम को करने से पहले कुछ चीजें मंगवानी पड़ेगी। अब जो भी चीज मंगवानी चाहते हो आप इस पोर्टल के माध्यम से अपने ब्लॉक से मंगवाते हो, यानी कि जिस ब्लॉक के माध्यम या अंतर्गत आपका उपकेंद्र आता है, हेल्थ सब सेंटर, आप उनसे एक मांग मंगवाते हो कि ठीक है मुझे इतनी दवाई दे दीजिए, इतने इंजेक्शन दे दीजिए। भाई क्यों इतने इंजेक्शन करने, है ना? आप क्यों इतने, ठीक है ना, आप क्यों इतना करना चाहते हो? सीधी सी चीज अगर देखी जाए तो, है ना, आप क्यों? क्योंकि भाई अगर मान के चलो आप किसी को, नॉर्मल सी चीज है, अगर आप किसी को आयरन की टैबलेट देना चाहते हो, है ना, अगर आप किसी को आयरन की टैबलेट देना चाहते हो, मान के चलो आप किसी को आयरन की टैबलेट देना चाहते हो, भाई किसी को तो दोगे। अब मान के चलो आप किसी को भी दे रहे हो, तो आपके सामने एक चीज आती है, वो होता है टारगेट प्यूपल। टारगेट पीपल का मतलब है हिंदी में लाभार्थी। ये होते हैं लाभार्थी, ये लाभार्थी वे लोग हैं जिनके पास आपको प्रोग्राम ले जाना है। अब देखिए, अगर आप कहते हो परिवार नियोजन, जिस व्यक्ति की उम्र 50 साल से ऊपर हो गई, 60 65, वो लाभार्थी में नहीं आएगा, उसे नहीं चाहिए। जो प्रेग्नेंट लेडी है, उसको आयरन फोलिक एसिड चाहिए, वो लाभार्थी है। तो लाभार्थी में चाहे एडोलोसेंस हो, निर्धारित की गई उनकी एज के अनुसार आप क्या करते हो, डिमांड करते हो और चीजों को मंगा लेते हो, है ना। फिर इस चीज को जो आप मंगा रहे हो, आप उसे कहीं ना कहीं तो लिखेंगे भी फिर भी। तो इसके लिए आपको मैंने पहले से बताया कि अनमोल के माध्यम से आप आरसीएच पोर्टल पे रखते हो, प्लस इसके साथ साथ आप टैली शीट भी बनाते हो, एक रजिस्टर बनाते हो जिसे आप इंटीग्रेटेड आरसीएच रजिस्टर बोला जाता है। तो बहुत सारे रजिस्टर्स की मांग आती है कि आखिर एएनएम रजिस्टर कौन से बनाती है ना। देखिए, एएनएम रजिस्टर बनाती है जो सबसे मेन है, वो है आरसीएच रजिस्टर। ये इंटीग्रेटेड है, तो इसके अंदर सारे होंगे, ठीक है ना। प्लस इसके साथ कुछ डिजिटल चीजों पे चले जाते हैं, जो आपका पोर्टल है, जैसे आरसेच पोर्टल हो गया आपका, है ना, प्लस आपका ई कवच यूविन हो गया, है ना, ये सब चीजें होगी। तो इसमें भी हम लोग क्या करते हैं, ई कवच यूविन, तो इसमें देखने को मिलता है ई कवच पे एएनसी की सेवा आ गई, लेकिन ई कवच पे एएनसी दिख रहा है, ये सब मर्ज हो जाते हैं एक साथ। आपने आरसीएच पे सब कुछ डाल दिया, लेकिन ई कवच फिर भी आप ई कवच पे एएनसी एंटीनेटल चेकअप की डिटेल्स डाल रहे हो, क्योंकि जब आप एमसीपी का कार्ड का रजिस्ट्रेशन नंबर डालोगे, तो आप इनमें आरसीएच पोर्टल पे दिख जाएगा। आप आरसीएच की आईडी बना देते हो, ई कवच के माध्यम से उसकी आईडी डाल के डाटा डाल देते हो, यूविन के माध्यम से भी डाल देते हो, तो वो सारी चीजें क्या है, डाटे को मर्ज कर देती है। अगर आप एक आशा से कहोगे, तो आशा टेली शीट को लेके जाएगी और आपके काम को करा देगी। आप एक आरसीएस का रजिस्टर मेंटेन करेंगे, और फिर आप ऑनलाइन रिपोर्टिंग भी करने वाले हैं। ऐसा करने से आपको पता चल जाएगा कि हाँ, हमारे पास कितना डाटा आ रहा है। ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है जी इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड। तो अगर आपसे पूछ लिया कि बताइए इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड कौन सा है, तो टैली शीट इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, ये रजिस्टर नहीं है। आरसीएच पोर्टल आपका बिल्कुल है हेल्थ रिकॉर्ड का। ई कवच और यूविन, ये तीनों आपके लिए डिजिटल है। तो हेल्थ रिकॉर्ड
या आपसे सिंपल पूछ लिया कि बताइए आरसीएच पोर्टल क्या है, क्या ये डिजिटली हेल्थ रिकॉर्ड है, तो ये चीज हमें पता होना, हेल्थ रिकॉर्ड सारे हेल्थ रिकॉर्ड है, बस डिजिटल समझना है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड यही है। ठीक है? आगे बढ़ते हैं, जैसे कि पहली चीज, पहला है एमसीपी कार्ड, ये मदर चाइल्ड प्रोटेक्शन कार्ड है। जैसे कंफर्म्ड होता है कि हाँ एक मदर प्रेग्नेंट है और आपके पास आती है, तुरंत आप उसका पंजीकरण कराते हैं। एज ए एनएम आपको महिला का पंजीकरण कराना है, अगर उसका बच्चा पैदा हो गया तो बच्चे का पंजीकरण कराना है, उनका टीकाकरण, उनका वजन, सारी की सारी चीजें आपको क्या एमसीपी कार्ड पे करनी होती है। प्लस अगर कोई हाई रिस्क है तो उसकी लाल मोहर भी आपको उस पर लगानी पड़ती है, साथ में उसका आरसीएच का नंबर भी डालना पड़ता है। तो अगर मान के चलो ये कार्ड है, इसे बोलते हैं आप एमसीपी कार्ड, तो यहाँ पर आपको आरसीएच में जो डाटा डाला है, जो उसको नंबर मिला, वो आप इस पे अंकित कर देते हो। प्लस आप इसमें HRP हाई रिस्क ऑफ द प्रेगनेंसी की रेड रेड क्या होगा जी, लेबल मोहर लगा देंगे। ठीक है ना, ये आपको डिटेल इसके अंदर डालनी पड़ती है। प्लस कार्ड के अंदर सारी डिटेल होती है, मदर और उसके बच्चे को लेके वो सारी उसके अंदर डली हुई होती है। आगे बात करते हैं कि अगर आप टैली शीट की बात करते हो, तो देखे अगर मान के चलो ये आपके पास टैली शीट है, ये टैली शीट है, ठीक है ना, ये जो चीज आई 1 2 3 4 5 6 और 7, इस तरीके से सेक्शन क्रिएट हो गए। अब उस सेक्शन में पहली चीज गर्भवती महिलाओं और बच्चों का टीकाकरण हो गया, यहाँ पर आप वैक्सीन कर देंगे, फिर इनकी एएनसी जांच होगी, फिर आप यहाँ एएनसी ले लेंगे, फिर आपको प्रदान की गई बच्चों की सेवाएं, यहाँ पे चाइल्ड की सेवा हो गई, यहाँ पे एडोलोसेंस की है, यहाँ पे आपने एडोलोसेंस लिखा, यहाँ आपकी फैमिली प्लानिंग की डिटेल्स आ गई, यहाँ पे आपने उनको क्या परामर्श दिया, क्या काउंसलिंग करी, और लास्ट में आपकी एक्सेट्रा जो भी डिटेल्स होंगी। तो इस तरीके से एक क्या टैली शीट क्रिएट कर दी, जिसमें आपने सारा डिटेल्स ले लिया। ठीक है, सारा डिटेल्स ले लेते हैं। अब आगे ऐसे आपका आरसीएच रजिस्टर है जो इंटीग्रेट करता है। इंटीग्रेट का मतलब है ये तो हो गया आपका इंटीग्रेटेड आरसीएच रजिस्टर, लेकिन इसमें आया क्या क्या है ना, एक से ज्यादा चीजों को मर्ज किया गया है ना, जिसमें मर्ज किया गया है गर्भवती महिलाओं का डाटा और शिशुओं की जानकारी का डाटा। इन्हें डाटा को मर्ज कर देते हैं, आशा से रिकॉर्ड लिया और डाटा हम क्या करेंगे, मर्ज कर देंगे। इसमें हम लोग क्या देखेंगे, इसमें हम लोग देखेंगे कि है ना, इसमें हम लोग देखेंगे, हमने बहुत सारे लिए योग्य दंपति, गर्भवती महिलाएं, बच्चे, सबका डाटा इकट्ठा किया और हमने इसे रजिस्टर में एंट्री कर दी, क्योंकि ये क्या है, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ, सीधी सी चीज है। देखिए, योग्य दंपति जो एलिजिबल कपल होते हैं जिन्हें फैमिली प्लानिंग की रिक्वायरमेंट है, आशा इसको बना रही है, लेकिन फिर भी हमें एक नॉर्मल पता होना है, महिलाओं का पंजीकरण, बच्चों का पंजीकरण, आशा ने जो राशि मिली है उसका, या जो भी गवर्नमेंट की डिटेल्स होंगी वो सब चीजें, या ईडीडी, एलएमपी, एलएमपी और ईडीडी, ये सब कुछ कब डिलीवरी होगी, आप क्या टीकाकरण सारनी है, जैसे कि आप टीडी का इंजेक्शन लगवा रहे हो एक प्रेग्नेंट लेडी को, या टीटी का इंजेक्शन लगवा रहे हो, वो सारी सारी डिटेल्स के अंदर रहेगी। तो पहले कितने टीके लगे, लगे नहीं लगे, ये टीका लगा, ये टीका लगा, वो डिटेल्स आपको यहाँ से मिल जाती है, जो कि आपको आशा के माध्यम से मिलता है। अब CIVUHSND यानी कि अर्बन क्षेत्र की बात करते हैं, ये आ जाता है आपका अर्बन का, है ना, यानी कि शहर का। अब वहीं पर भी वही वाली सारी चीजें आएंगी, आपको फिर से कार्य योजना बनानी है, क्या क्या चीजें मंगवाना है वो आपने इस माध्यम से मंगाया, फिर आपने बुलावा की पर्ची लोगों तक पहुंचाई, फिर आपने एक लिस्ट बनाई, ये वो लिस्ट होगी जो आपके क्या कहलाएंगे, ये कहलाएंगे लाभार्थी। ठीक है ना, ये वो आपके लाभार्थी होंगे। भाई कोई भी प्रोग्राम है, आप किसी को तो देने ही वाले हो, किसी को तो आप दोगे, अब जिसको दे रहे हो वही आपके योग्य दंपत्ति कहलाते हैं, या वही आपके लाभार्थी कहलाते हैं। अब योग्य दंपत्ति में आगे आपका मान के चलो किसी की उम्र 45 साल है, ये भी एलिजिबल कपल है, किसी की 35 है वो भी है, किसी की 50 है वो भी है, तो मेल की अलग एज हो गई और फीमेल की एज अलग हो गई। फीमेल की टिल 45 है और मेल की 55 साल है। इस साल तक ये क्या बेबी कंसीव को कर सकते हैं, तो ऐसे केस में हम लोग को क्या है, इन लोग को क्या है, ये हमारे योग्य दंपत्ति कहलाते हैं, ताकि हम क्या करें, इनको फैमिली प्लानिंग के बारे में समझाएं। सो इसीलिए चीजें बताई गई है
कि जब आप होम विजिट कर रहे होते हो तो आप उनकी योग्यता के अनुसार या उनकी जरूरत के अनुसार क्या वो नंबर 1 पॉलिसी जाएंगे, क्या वो 2 नंबर की पॉलिसी उनको मिलनी चाहिए, ये सब उनकी जरूरत के अनुसार चलता है। अब इस जरूरतों में कुछ ऐसी चीजें हैं कि भाई आपको करना क्या है ना। भाई लोग तो अलग है, एक ऐसी प्रॉब्लम है जो आप 1 to 1 करेंगे, यानी कि एक से एक बात करें, लेकिन एक है जिसमें पूरी पूरी फैमिली से आप बात कर सकते हो, ये भी ध्यान रखना होता है। इसीलिए एज अ एनम आप जब अपनी भूमिकाओं को निभाते हैं तो आप उन चीजों को समझ पाते हैं। अब आयोजन से पहले अर्बन क्षेत्र में ये क्या है, SIV, सॉरी, CIV UHSND। तो ये जो यू है, ये यू अर्बन है, यानी कि शहरीकरण के अंदर है। आपका प्रोग्राम 9 बजे से 4 बजे तक चलेगा। देखिए वही सारी चीजें आ रही हैं, टीकाकरण सुनिश्चित करेंगे। जो आपका HRP है, HRP क्या है, हाई रिस्क ऑफ द प्रेगनेंसी की अगर कोई चीज है तो लिस्ट बनाओ, लिस्ट बना के आप एक नए प्रोग्राम की ओर जांच के लिए भेजेंगे। आपने चुपचाप एक अलग से प्रधानमंत्री की जो सेवा चल रही है सुरक्षा, मैटरनल को लेके, मदर को लेके, आप उसके अंतर्गत उन्हें भेज दोगे। आपने उस पर लाल मोहर लगा दिया कार्ड पे, आपने इसके कार्ड बना दिया। आपने साथ में बच्चे का जो है आपने सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन ले लिया, या मॉडरेट आपने क्या कर लिया, MAM, मॉडरेट लेवल पे एक्यूट माल न्यूट्रिशन कर लिया। तो ये सब चीजें आप करेंगे, है ना। तो ऐसे ही ये सारी चीजें करनी, प्लस आप जो भी जानकारी लेंगे डिजिटली उसको आप अपडेट कर दीजिए। और लास्ट में आप सेम पोर्टल से, जिस पोर्टल से आप मांग मंगाते हो, उसी पोर्टल पे आप अपने सारे खर्चे को, दी गई सारी योजनाओं को क्या करोगे जी, अपडेट कर देंगे। सीधा सा है, पहले आप उपकेंद्र पर अपने काम को करते हैं, फिर आप उसी काम को क्या करते हो, लोगों को बता देते हो, है ना, कौन सा काम जो आपने किया है। ठीक है, जो आपने किया है।